नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से। गांव, शहर और राजनीति एपिसोड, वीरवार का एपिसोड। और इसमें हम अलग अलग विषयों को लेकर आते हैं। गांव की समस्या, सामाजिक समस्या या फिर राजनीति समस्या। विषय आज हमने रखा है पर्यावरण पर, क्योंकि आजकल आपने सुना होगा कि लद्दाख में सोनम वांगचुक जी जो है पर्यावरण पर चिंतित होकर, जो ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं उस पर चिंतित होकर उन्होंने 5 दिन का जो है अनशन रखा था। और इसी विषय को लेकर, क्योंकि अकेला कोई लद्दाख का विषय नहीं है, पर्यावरण पूरे देश में, पूरे विश्व में बिगड़ चुका है। आप देख रहे होंगे जो जो दिसंबर का महीना होता था वो अब जनवरी चला गया, और जनवरी का फरवरी, ऐसा एक महीना शायद एक्स्ट्रा मौसम में परिवर्तन हो चुका है। पहले की तरह बर्फबारी हम देख नहीं पाते हैं। पहले की तरह ग्लेशियर हम देख नहीं पाते हैं। पहले आपको अगर हम भावनगर से ही आप शुरुआत करें तो कई ऐसे पॉइंट थे जो लगातार ग्लेशियर आते थे, लेकिन बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो क्या वर्तमान की स्थिति में जो है अब पर्यावरण बिल्कुल ही बिगड़ चुका है? क्या पर्यावरण जो है स्थिर रह नहीं सकता? क्या पर्यावरण उसी दिशा में लौट नहीं सकता? क्या जलवायु जो है सही नहीं बनेगी? क्योंकि जिस प्रकार से अंधाधुंध विकास हो रहा है, जिस प्रकार से हम ना चाहते हुए भी, आप देख रहे होंगे कि घर में अगर आपकी एक गाड़ी से चलती है तो घर में 4 गाड़ियाँ हैं। आपका बेटे की गाड़ी अलग है, आपकी गाड़ी अलग है, आपकी अपनी गाड़ी अलग है, आपकी पत्नी की गाड़ी अलग है। और इवन का फॉर्मूला हम करते नहीं है, सब अपने उसमें है। पर्यावरण पर कहीं न कहीं हम चिंतित नहीं हैं। तो विषय है तेजी से बिगल रहे ग्लेशियर, बिगड़ रहा है पर्यावरण संतुलन, नहीं तो कौन जिम्मेदार है? इस विषय में हमारे साथ आज जुड़े हैं महेश रोनसेन ब्रेलंगी से। क्यांग पेज के ओनर है, क्यांग चलाते हैं और बहुत सारे जो है अपने पेज के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, चाहे वो नदी हो या फिर पर्यावरण हो, ऐसे कई विषयों को लेकर आते हैं। उनका भी काफी योगदान है हमारे किन्नौर के अंदर में। बुद्धा सेन नेगी एंड महेश नेगी फेवरेट, बिल्कुल इन्होंने कहा कि नेगी अक्षय तल्ला। तो आपका स्वागत है। तो हमारे साथ जुड़े हैं आज महेश नेगी जी, और जो एनवायरनमेंट के बारे में एजुकेट करते हैं लोगों के लिए। और अभी जुड़ने वाले हैं बुद्धा सेन सोनी, जो जंगी से है, और वाइस प्रेसिडेंट है संघर्ष समिति से, जो किन्नौर के अंदर में परियोजनाएं चल रहे हैं उनके वो वाइस प्रेसिडेंट है। उनकी गतिविधियों को देखते हैं। और साथ में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं दुर्गा नेगी जी, अभी साउथ में है, लेकिन उनका ठिकाना जो है सिग्नल से थोड़ा कट है, तो जुड़ते नहीं जुड़ते पता नहीं। लेकिन विषय आप लोग भी अपनी बातों को यहाँ पेज तक रखें, और पेज के द्वारा आप अपनी बातों को रखना चाहें तो बहुत बेहतर रहेगा। तो चलिए, हमारे साथ फिलहाल अभी जुड़े हैं महेश जी, और महेश जी का हम स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है हमारे किन्नौर अब तक पेज में। नमस्ते राम जी। माइक ऑन जी। ठीक है। नमस्ते आपको और आपके तमाम दर्शकों को। और सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने प्लेटफॉर्म जो बिल्ड किया है, ये एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है किन्नौर के अंदर, कि बहुत कॉमन से लोग अपनी बातों को बहुत कम समय में बहुत सारे लोगों के पास रख पा रहे हैं, कितने काफ़ी लंबे समय से। अनफॉर्चुनेटली पहले ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं होने के कारण बहुत सारे विद्वान जो अब अपनी बातों को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली हम चाहेंगे कि इस पर्टिकुलरली सेशंस में या आने वाले डायलॉग्स में हम उनकी बातों को यहाँ पर रखें, और जो आपका विषय है कि पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं उस मुद्दे पे हम बात कर पाए। जी, पहले एक कविता सुनाना चाहता हूँ। कविता यहाँ ऑलरेडी मैंने पहले ही बना के रखी है, उस पर बहुत चिंतित सोनम वांगचुक ने किया है। और ये हमको भी करना चाहिए, और पूरे भारत में काफी बुद्धिजीवी लोग हैं जो पर्यावरण के प्रति चिंतित है। और आपका ब्लॉग तो हम देखते रहते हैं। तो पहले आपके समक्ष में वीडियो रखना चाहूंगा सर। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से। बीते कुछ दिनों से आप सोशल मीडिया में पढ़ रहे होंगे कि लद्दाख में वहाँ के पर्यावरण को लेकर, वहाँ के ग्लेशियर को लेकर चिंतित सोनम वांगचुक जी 5 दिनों के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं खुली हवा के नीचे।
और सरकार से मांग कर रहे हैं कि 6 शेड्यूल के अंदर में एरिया को लाया जाए। पेश है उनके ऊपर छोटी सी रचना। सोनम वांगचुक। लड़ रहा जो शीत में पर्यावरण संरक्षण के लिए, खुले आसमां के नीचे शून्य तापमान में हवाओं के थपेड़े खाते हुए निस्वार्थ सेवा से भूखे प्यासे रहकर सोनम वांगचुक की आवाज़ का मैं समर्थन करता हूँ। लड़ रहा जो शीत में पर्यावरण संरक्षण के लिए, खुले आसमां के नीचे शून्य तापमान में हवाओं के थपेड़े खाते हुए निस्वार्थ सेवा से भूखे प्यासे रहकर सोनम वांगचुक के आवाज़ का मैं समर्थन करता हूँ। लद्दाख लड़ खड़ा रहा, विकास की गति से हनन हो रहा, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे, पर्यटक तेजी से यहाँ बढ़ रहे, हो रहा प्रदूषण यहाँ वातावरण चिंतित सोनम वांगचुक के आवाज़ का मैं समर्थन करता हूँ। लद्दाख लड़ खड़ा रहा, विकास की गति से ये हनन हो रहा, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे, पर्यटक तेजी से यहाँ बढ़ रहे, हो रहा प्रदूषित यहाँ वातावरण चिंतित सोनम वांगचुक के आवाज़ का मैं समर्थन करता हूँ। शेड्यूल 6 का दर्जा दें। प्रधानमंत्री महोदय, लद्दाख पर चिंतित हो, हिमालय की ग्लेशियर को संरक्षित कर, ग्लोबल वार्मिंग से यह सुरक्षित हो। पर्यावरण पर दुनिया को चेताने वाले सोनम वांगचुक का समर्थन मैं करता हूँ। शेड्यूल 6 का दर्जा दे। प्रधानमंत्री महोदय, लद्दाख पर्यावरण पर चिंतित हो, हिमालय की ग्लेशियर को संरक्षित कर, ग्लोबल वार्मिंग से यह सुरक्षित हो। पर्यावरण पर दुनिया को चेताने वाले सोनम वांगचुक का मैं समर्थन करता हूँ। धरती का यह बेटा पर्यावरण के लिए आवाज़ उठा रहा, शून्य तापमान में भूखा प्यासा रहकर कर रहा निवेदन भारत सरकार से। धरती का यह बेटा पर्यावरण के लिए आवाज़ उठा रहा, शून्य तापमान में भूखा प्यासा रहकर कर रहा निवेदन भारत सरकार से। संविधान द्वारा संरक्षित हो हिमालय की ग्लेशियर, ऐसे पर्यावरण तपस्वी का मैं समर्थन करता हूँ। हाँ, संविधान द्वारा संरक्षित हो हिमालय की ग्लेशियर, ऐसे पर्यावरण तपस्वी का मैं समर्थन करता हूँ। उठो भारत के वीर सपूतों, हिमालय में पिघल रहे ग्लेशियर पर चिंतित हो। उठो भारत के वीर सपूतों, हिमालय में पिघल रहे ग्लेशियर पर चिंतित हो। हिमालय अगर नंगा हो गया, बिगड़ता पर्यावरण का या भेंट चढ़ गया, इन सब का कसूरवार हम होंगे, इन सब का कसूरवार हम होंगे। उठो भारत के वीर सपूतों, हिमालय में पिघल रहे ग्लेशियर पर चिंतित हो। हिमालय अगर नंगा हो गया, बिगड़ता पर्यावरण का या भेंट चढ़ गया, इन सब का कसूरवार हम होंगे। आइए सोनम वांगचुक के साथ खड़े होकर सरकार को चेताएं। आए सोनम वांगचुक के साथ खड़े होकर सरकार को चेताएं। नमस्कार दोस्तों, अच्छा लगे तो महोदय सर, बिगड़ता जो परिवेश है, अभी हमारे साथ जुड़े हैं बुद्धा सेन, उनको भी लेकर आते हैं मंच में। सर अपना कैमरा ऑन करें। सर बुद्धा सर अपना कैमरा ऑन करें सर। चलिए, तो सर मैं आपसे आपके द्वारा कविता रखी है, थोड़ा सा आप जो है एक अपना पहला आप अपना परिचय विस्तार से और दें, क्योंकि आपका एक किन्नौर के अंदर में आपका कैंग का पेज भी है, और आप किन्नौर के हनन, जो किन्नौर के प्रकृति पर हनन हो रहा है, किन्नौर के जो पर्यावरण पर हनन हो रहा है, इस पर आप काम कर रहे हैं। तो एक मौखिक तौर से अपना व्याख्या करें सर। मेरा नाम महेश नेगी है और मैं इस समय किन्नौर में बच्चों को स्कूल्स में नेचर एजुकेशन के बारे में मैं क्लासेस देता हूँ, चितकुल
रक्षम और इकोंगपियो में पास ये 3 स्कूल्स हैं, जिसमें मैं बेसिकली इन्वायरमेंटल साइंस को प्रैक्टिकल क्लासेस के आधार पे मैं बच्चों को बताता हूँ। यानी कि कहने का मतलब कि जो बच्चों को इन्वायरमेंटल साइंस की किताबों में नॉलेज होती है या इन्फॉर्मेशन होता है, मैं उसको उन्हें पर्टिकुलर प्लेस में ले जाके, मान लो अगर किताब में आपको बताया जा रहा है ये पेड़ है, तो मैं बच्चों को क्लास में क्या कर रहा हूँ, मैं जाके पेड़ दिखा रहा हूँ, ये पेड़ ऐसा है, और उस पेड़ में सिर्फ पेड़ नहीं है, उसमें एक चींटी भी है, उसमें कोई और कीड़ा भी है, और उसमें एक पक्षी भी रह रहा है। मतलब प्रैक्टिकल क्लासेस के आधार पे, और उन्हीं क्लासेस को कनेक्ट करते हुए कि नेचर कंजर्वेशन यानी प्रकृति को कैसे बचाया जाए या उसको संरक्षण किया जाए, तो इसकी क्लासेस मैं पिछले कुछ समय से किन्नौर के अंदर दे रहा हूँ। जी, बहुत खूब। महोदय जी, जिस प्रकार से एनवायरनमेंट बिगड़ा है, अगर हम किन्नौर की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हैं तो इसका मुख्य कारण क्या है? विकास है, हमारी विकास जो अपनी विकास मानेंगे, पहले हम परियोजनाओं से हटकर हम बात करेंगे। हमारा विकास, अगर आप चोरा से हम शुरुआत करते हैं, रूपी बड़े बड़े ऐसे गांव है, रूपी है, नाथपा, ऐसे कई है जहां अब सड़कों की व्यवस्था होगी। अब तो कंडों तक आपके सड़क, आपके मार्ग हो चुके हैं, आप कंडे तक अब बिजली पानी है। तो कहीं ना कहीं क्या विकास जो हमारा जो अंधाधुंध विकास हो रहा है, अंधाधुंध कटिंग हो रहा है और पर्यावरण पर हम ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या विकास विकास पहला अ, विकास होगा, या फिर जो परियोजनाएं आ गई है और परियोजनाओं की वजह से हजारों पेड़ कट गए हैं, दोनों में से हम अगर तुलना करेंगे तो ज्यादा किसका भारी रहा? तो राम भाई, किसी एक चीज को कहना है कि उससे नुकसान हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वो पक्षपात जैसा हो जाएगा। कि अगर हम बोले कि सिर्फ हाइड्रो प्रोजेक्ट से हमें नुकसान हो रहा है, तो शायद मैं मूर्ख होऊंगा अगर ऐसा कहने वाला। पर हमें ये अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा कि सिर्फ किसी एक पर्सपेक्टिव से नहीं। अगर विकास हो रहा है, मान लो मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि अगर मैं 3 मंजिल की एक बड़ी सीमेंट की कंक्रीट की बिल्डिंग बना देता हूँ, तो वो भी क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हमको उसको समझना होगा। मैं बहुत एक अभी कुछ दिन पहले का इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि हमारे बिल्डिंग में हम घर बना रहे थे, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे मेरे खुद का घर सीमेंट का बना है। तो हम जब चादर लगा रहे थे, तो चादर से जो सन रेज है वो रिफ्लेक्ट कर रही थी यहाँ पर, और सन रेज जब रिफ्लेक्ट कर रही थी, तो जो मेरा जो पूरा चादर है ना, वो उसको ना ऑब्जर्व कर रहा था, और वो चादर पूरी गर्म हो गई। और उसके बाद जो हमने कंक्रीट की जो पूरी बिल्डिंग बनाई है, उसने भी सन रेज को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। तो क्या हो गया, पर्टिकुलर उस जगह का ना जो वातावरण है अपने आप गर्म हो गया। जब उस जगह का वातावरण अपने आप गर्म हो जाएगा, तो मॉइस्चर अपने आप खत्म हो जाएगी। और जब इसी तरीके के बहुत सारे बिल्डिंग्स हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उस इलाके की क्या हो जाएगी, मॉइस्चर खत्म होना शुरू हो जाएगी, और वहाँ का जो इकोसिस्टम है वहाँ पर वो अपने आप बदलेगा। तो सिर्फ कोई एक फैक्टर नहीं है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट है या सिर्फ पर्सनल विकास है या रोड को कंडे तक पहुंचा देना, वो एक फैक्टर नहीं है। हर चीज एक के साथ एक जुड़ा है। जैसे सिर्फ किसी एक कागज के पन्ने से किताब नहीं बनती, कई सारे पन्ने चाहिए तब जाके वो एक किताब बनेगी। तो वैसा ही कई सारे ऐसे अनसाइंटिफिक तरीके से कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं किन्नौर के अंदर, ना सिर्फ किन्नौर के अंदर, मतलब पूरे हिमालयन क्षेत्र में, जो यहाँ के परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। अगर हम इसको समझना होगा, तो हमें देखना होगा कि हमारी जो उष्पांठंग है या हमारे खुरंग है, इनका स्ट्रक्चर कैसा था यहाँ पर। वो बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से बनाया गया है, लकड़ी से बनाया गया है, पत्थरों से बनाया गया है, मिट्टी से बनाया गया है, चाहे मलथंग भी है। अगर मलथंग में अगर आपने प्रोटेक्ट करना है उसे वाटर प्रूफ के लिए, बारिश के लिए, तो हम उसमें देवदार के छाल को प्रोटेक्शन के तौर पे यूज कर रहे हैं। पर अगर हम कहीं मलथंग बनाते हैं, तो वहाँ पर तरपाल बिछाया जाता है या प्लास्टिक बिछाया जाता है, जो वहाँ के परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। तो हम किसी से भी एक चीज को कहें कि ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो मेरे हिसाब से वो बेवकूफ़ी होगी। जी, बहुत बेहतरीन। बुद्धा सर, आपको हमारी आवाज आ रही है तो कैमरा ऑन करें। चलिए सर, अगर हमारा कुछ सालों से अगर हम देखते हैं तो पर्यावरण और ज्यादा बिगड़ गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी परियोजनाएं भी चली है, और बहुत सारे अकेले निचार वाला एरिया है, जो निचारी गांव है, वहां पर कम से कम 5,000 पौधे काटे गए, मतलब परियोजनाओं के लिए। तो कहीं ना कहीं अंधाधुंध जो कटान है जो वृक्षों का, तो ये भी जिम्मेदार रहा इसमें। और परियोजनाएं भी, मुख्य तौर से परियोजनाओं को भी हम कह सकते हैं कि पर्यावरण हनन का जो है, पर्यावरण का संतुलन जो बिगड़ रहा है, परियोजनाओं का एक अहम रोल है। बिल्कुल। जो पेड़ों का कटान है वो किसी भी माध्यम से हो, ना सिर्फ परियोजनाओं के लिए, जो हम पर्सनल यूज के लिए भी पेड़ों का कटान किया जा रहा है,
वो भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के लिए इम्पैक्ट डाल रहा है। पर हमें इसको समझना होगा, ये बहुत गंभीर सा विषय है कि पर्टिकुलर यूज के लिए प्रत्येक व्यक्ति एक हिसाब से काटेगा। अगर आपको टीडीपी दी जाएगी या 1 या 2 पेड़ काटा जाएगा, पर परियोजनाओं के नाम पर हजारों हजारों ऐसे पेड़ों को काटा जा रहा है। चिलगोजे का एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम यहाँ पर। जिसका चिलगोजा, मान लेते हैं राम भाई, अगर आप आज एक चिलगोजे के पौधे को लगाते हैं, तो आपका बच्चा और आपका पोता जाके उसको देखेगा फल लगते हुए। उसका प्रोसेस इतना है। पर जब परियोजनाओं के लिए इन पेड़ों को काटा जा रहा है, तो उसके बाद वो चेकअप नहीं किया जा रहा है कि इनको इसका रिप्लेसमेंट कैसे हो रहा है। यहाँ पर अगर मान लो 5,000 पेड़ अगर एक प्रोजेक्ट काट देती है, तो उनको किसी और जगह में एज ए ग्रीन कॉज के लिए वहाँ पे प्लांटेशन करना होगा। पर वो कितना प्लांटेशन कर रहे हैं और कौन सी ट्रीज को प्लांटेशन कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप NH5 में देखेंगे, तो प्रोजेक्ट्स के नियर बाय में सफेदे के पेड़ों को लगाया गया है। क्या ये सेंस बनाता है? यहाँ पर सफेदा हमारे यहाँ का मूल पेड़ ही नहीं है, यहाँ पर इंडिजिनियस ट्री ही नहीं है यहाँ का। यानी तो हमको इसको समझना होगा कि जो पेड़ यहाँ का है ही नहीं, वो उसको भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना क्लाइमेट चेंज के लिए कंधे से कंधे में हाथ मिलाने जैसा है। अब अगर आप सिर्फ निचार को से शुरू करते, अगर आप ऊपर तक आएंगे, मूरंग तक आएंगे, तो अकेले तिदोंग के अंदर हजारों, 10,000, 11,000 पेड़ों का नुकसान या कटान दिख रहा है, जो उसी प्रोजेक्ट बनाते समय हुआ है यहाँ पर मैं बार बार प्रोजेक्ट पे फोकस नहीं करना चाहूंगा कि इसी प्रोजेक्ट ही नुकसान कर रहा है। जो पर्सनल यूज पर इलीगल तरीके से जंगलों का कटान किया जा रहा है या जंगलों में आग लगाई जा रही है, वो भी बहुत बड़ा कॉज है। क्यों के लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर जो पेड़ होता है ना, वो इकोसिस्टम बिल्ड नहीं करता है। उस पेड़ के नीचे जो झाड़ियां होती है या उसके नीचे जो छोटे छोटे और भी जो ग्रासेस होती है, वो पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करता है। पेड़ बड़ा सा है तो हमको दिख जाता है कि हाँ एक बड़ा सा पेड़ है, उसको काट जाए तो दिख जाएगा। पर उस टावर लाइन को बिछाते हुए या उस पेड़ को काटते समय या पेड़ को काटते समय उस एक जगह से दूसरी जगह लकड़ी को ले जाते समय जो ग्राउंड स्तर पे जो जीवों का नुकसान हो रहा है या जो प्लांट्स का नुकसान हो रहा है, उसको हम बहुत ना क्लियरली इग्नोर करते जा रहे हैं। और यही चीजें धीरे धीरे मैं थोड़ा फोकस करना चाहूंगा इस पॉइंट पे कि जैसा हम कह रहे हैं कि अभी हम कुछ सालों से देख पा रहे हैं, पर मैं कहता हूँ कि नहीं, ये अभी कुछ सालों का नहीं है। अगर हम 1980 से लेकर 1990 का डाटा देखें ना भाई, बरसात का, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किन्नौर ना बरसात वाला इलाका नहीं है, वो बर्फ के लिए जाना जाता है। हमारे पहाड़ है, किन्नौर के जो पहाड़ है वो पूरे हिमाचल में सबसे ऊंची चोटियां है हमारे पास। यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी हमारे पास है किन्नौर की। तो ये पूरे जो पहाड़ हैं, ये सारे के सारे ना बर्फ से ढके रहते थे। पर जो 1980 से या 1990 तक अगर हम एक डाटा लेके चले, तो जो नंबर ऑफ रेनी डेज है, यानी कि पहले किन्नौर के अंदर मान लो 71 डेज, 70 से 71 दिन बरसात होती थी। अब वही डाटा 1990 से 2000 तक का देखेंगे तो 111 हो गया। अब इसको समझने का कोशिश करो, जहां बारिश पहले 70 दिन होती थी, आज वो बढ़कर 111 होगी। तो किसी ना किस चीज पे इम्पैक्ट किया, यानी कि जो बर्फ पड़ने के समय था उस पर बदलाव आया, उस पर इम्पैक्ट आया। हमारा पूरा ज्योग्राफी, हमारे पेड़, यानी हम खुद, मैं और आप या हमारे पूर्वज भी अपने आप को इस तरह से डालते थे कि वो बर्फ में रहे, ना कि बारिश में। यहाँ पर हमारे पहनावे से हमें मालूम होता है कि हम बर्फ में रहने वाले लोग हैं, या हमारे खाने पीने का तरीका बर्फ में रहने वाले लोगों का है। तो वो 1980-90 से शुरू हो गया था यहाँ पर, क्योंकि वैश्विक स्तर पे जो इम्पैक्ट आ रहा है डेवलपमेंट के नाम पे, उसका इम्पैक्ट से हिमालय भी फेस कर रहा है। और अगर मैं इसको और एक उदाहरण से जोड़ना चाहूंगा, अगर हम 2022 को याद करें, तो 2022 में पूरे भारतवर्ष में हीट वेव चल रही थी यहाँ पर, जिसको हम भूल नहीं सकती। हीट वेव चल रही थी राम भाई, आप और शायद आपकी ऑडियंस इसको जान के थोड़ी हैरान हो सकती है। अप्रैल का महीना था 2022 में, जब हिमालय में हिमाचल प्लेन से ज्यादा गर्म था अप्रैल के टाइम पे, हीट वेव के दौरान। यानी प्लेन्स हमसे ज्यादा ठंडे है और हिमालय गर्म है। और ग्लोबल वार्मिंग होगा तो सबसे पहले इम्पैक्ट अगर किसी पे पड़ेगा, किसी पे असर पड़ेगा, तो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर। ग्लेशियर पिघल जाएंगे, पानी के स्रोत कम हो जाएंगे, माइग्रेशन तक की स्थिति पैदा हो जाएगी। माइग्रेन बहुत बेहतरीन सर। आपने कहा कि 70-71 दिन बरसात होता था, अब 111 दिन चला है। ठीक है, बहुत चिंतित वाली विषय है और हमको समझना, और कहीं ना कहीं कसूरवार हम हैं, हम खुद इंसान हैं। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है, और इसके निवारण की भी कई यहाँ पर अतिथि महोदय के पास होगा कि क्या क्या निवारण हो सकता है। तो गुड्डा सेन जी, आप हमारी आवाज सुन रहे तो कैमरा को ऑन करें और माइक ऑन करें सर।
जी नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर, आपकी वो क्या बोलते हैं, फोटो दिख नहीं रही है। आप ऐसा करें सर, आप दोबारा रीसेट करके जुड़े। ठीक है सर, ओके। ओके, हाँ जी सर। एक एक मैंने नोटिस किया है, पिछली बार मैंने काफी पेजों के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया था। हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट की सरकार की कोई गलतियां नहीं है, डिमांडेड हमारा रहता है। हम सरकार के पास जा रहे हैं, हम सरकार को प्रस्ताव देते हैं कि मुझे गांव में रोड चाहिए, और उसमें ये लिखते नहीं है कि बाद में कि रोड बनने के बाद यहाँ हम पेड़ पौधे का संरक्षित हम करेंगे। तो आप 7 किलोमीटर का आप रोड बना रहे हैं, किसी कोई पंचायत है, किसी भी पंचायत ने कहीं भी, अब चाहे हमारे गांव का हो या फिर उर्नी का हो या यूला का हो या आपका नाथपा हो, खंडार हो, गरसू है, तो कहीं ना कहीं पंचायत जो हमारे प्रतिनिधियां हैं किन्नौर के अंदर में 73-74 पंचायत है, और कई जगह रुपी से हम अगर बोलते हैं कि जगह जगह सरकार ने सड़क खोला है, सरकार को श्रेय भी देते हैं, लेकिन अपना श्रेय का हमारा जो अपनी जिम्मेदारी बनती है, सरकार ने तो आपको रोड बना के दिया, और आपकी जिम्मेदारी क्या रहती है, और आपने आपने अपने एरिया में दाएं बाएं कहीं भी एक भी पौधा लगाने की जो है जो जद्दोजहद नहीं किया है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे अपने जो प्रतिनिधियां उनकी भी कमी आ रही है क्या? इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे सर? बिल्कुल। मैं इसको दो तरीके से देखता हूँ ना कि हम दोनों जिम्मेवार हैं, सरकार भी और आम जनता भी यहाँ पर। अब जैसे उदाहरण के लिए सरकार ने स्वच्छ भारत आंदोलन का अभियान चलाया पूरे भारतवर्ष में, पर अगर आप किन्नौर में आओ तो मैं कहता हूँ, मैं पिछले एक सालों में पूरे हिमाचल छोड़ के पूरे भारत के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट्स में मैं जब मैंने घूम के आया तो मैंने महसूस किया कि किन्नौर से गंदा ना कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला। जो गंदगी किन्नौर के अंदर अभी है ना, यहाँ पर इतनी गंदगी कोई स्टेट नहीं मिली। मैं चैलेंज करके बोल सकता हूँ ये चीज़ को कि इतनी गंदगी हो गई है यहाँ पर। मतलब हर गली में, हर नाले में, हर जंगल में, आप एक जंगल ढूंढ के दिखा दो जो साफ है यहाँ पर। ये क्यों मैं एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ कि जो रिस्पॉन्स, मतलब जो होता है ना, हाथ ताली कब बजेगी? जब दो व्यक्ति बजाएंगे। मेरे अकेले से बजाने से नहीं होगी। सरकार अगर इनिशिएटिव ले रहा है तो हमको भी लेना पड़ेगा। मतलब सरकार तो नालायक है, वो तो, ये तो हमको समझना पड़ेगा। मतलब सरकार बिल्कुल ही वीक है, वोट बैंक की पॉलिसी है। एग्जाम्पल के, अगर रोड बनाया जा रहा है तो बेनिफिट्स देने से ज़्यादा वोट बैंक की पॉलिसी है कि अगर वोट रोड नहीं दिया जाएगा तो मुझे अगली बार वोट नहीं मिलेगा। इस बात को हमको ना बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा, पर हम उससे भी ज़्यादा जिम्मेवार है एज अ सिटीजन। आखिर कूड़ा फेंक कौन रहा है? आखिर रोड बन रहा है तो नुकसान किसका हो रहा है, फायदा किसको हो रहा है? पर सवाल ये ना, मैं अगर इंडिविजुअली बोलूँ, अगर मान लो पंचायत अगर रोड का टेंडर दे देता है तो बहुत कम, बहुत बेसिक से लॉजिक से समझना पड़ेगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल होके। एक प्रधान है, 5 साल के लिए उठता है व्यक्ति, वो क्यों लेगा पेन? वो क्यों लेगा पेन? उसको अपना फैमिली चलाना है, उसको अपना रोजी चलाना है। आपको प्रधान, अगर प्रधान बन जाता है, उप प्रधान बन जाता है, मेंबर, कितना पे किया जा रहा है, वो इतना पेन क्यों लेगा? मुझे सवाल ये ना यहाँ पर, क्या वो पूरा जिंदगी वो प्लांटेशन ही करते रह जाएगा? ये उन प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा यहाँ पर। अपनी रोजमर्रा करने की, काम करने की जरूरत है। पंचायत, सरकार स्कीम्स इंट्रोड्यूस करती है, पंचायत उसको बस पास कर देता है यहाँ पर कि करना है करके। मतलब आप अपने पंचायतों का एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं यहाँ पर। आपको स्ट्रीट लाइट्स दिए गए होंगे, आपको मनरेगा का काम दिया गया होगा, आपको सफाई के लिए बोला गया होगा। आप मुझे एक काम बता दो जिसको एग्जैक्ट सही तरीके से करवाया गया। पर इसमें लोग भी दोष नहीं है, दोषी नहीं है। सरकार स्कीम इंट्रोड्यूस कर देती है, पर क्या आपने कभी किसी एक्सपर्ट को भेजा कि इस तरीके से करना चाहिए? यहाँ पर ये एक मॉडल होना चाहिए करने का। यहाँ पर सिर्फ पैसा देना ही सॉल्यूशन नहीं है किसी चीज का। मतलब स्वच्छ भारत बोल के ही नहीं हो जाएगा स्वच्छ। यहाँ पर अगर आप सतलुज नदी को आओ, सतलुज नदी की बिल्कुल टापरी से जब आप ठोपन की तरफ गुजरोगे तो इतना बड़ा डंपिंग यार्ड है यहाँ पर। सतलुज जो डायरेक्ट नदी में फेंका जा रहा है कूड़ा, हर साल उस नदी में कूड़ा फेंका जा रहा है। वो नदी जंगती, जो जंगती है ना, हम उसको पवित्र बोलते थे। आज तो हम हरिद्वार जा रहे अपनी अस्थियों को लेके। किसी जमाने में हमारे बुजुर्ग इसी नदी पे अपनी अस्थियों को फेंक देते, आज हम वहाँ कूड़ा फेंक रहे। क्या हमारे पूर्वजों की जो अस्थियां थी वो इस लायक है कि उसको, उनको कूड़ा देखना पड़े? मतलब हमको ना बहुत बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग समझना पड़ेगा ना, दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर हम सॉल्यूशन की तरफ जाए तो पंचायत रिप्रेजेंटेटिव है। मैं एक और एग्जांपल दूंगा, पता नहीं ये सेंस बनेगा नहीं बनेगा। हर स्कूल्स में, अगर आप आपके हर घर में, एक गांव में एक स्कूल होगा। अगर आप देखो, मैं सैराक से आता हूँ और सैराक की छोटे से गांव ब्रेलंगी से हूँ, तो ब्रेलंगी में एक स्कूल है, यौरंगी में एक और हाई स्कूल है, कोठी में एक और हाई स्कूल है।
कल्पा में एक स्कूल है, दुन्नी में एक स्कूल है, रिकांगपिओ में एक स्कूल है, खोंगी में एक स्कूल है। तो अरे मतलब अब वो सरकार ने दिया क्योंकि पंचायत रिप्रेजेंटेटिव ने मांगा होगा। बच्चे कितने पढ़ने वाले हैं वहाँ? 25-26 लाख के आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे, स्कूल्स बना रहे, बच्चे आप में उसमें 2 नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से तो पंचायत रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहा है। मैं उसमें मतलब सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा? ये तो मतलब मैं शिकायत करने वाली बात होगी। सॉल्यूशन कैसा होगा? जो मतलब प्रॉब्लम कहाँ आता है राम भाई? प्रॉब्लम तब नहीं आता जब बुरे लोग बुरा करते, प्रॉब्लम तब आता है जब अच्छे लोग कुछ नहीं करते। तो वही है कि गांव में जो जानकार लोग हैं ना, वो चुप रहना पसंद करते, वो ऐसे उलझनों में नहीं फंसना चाहते, वो पेन नहीं लेना चाहते। तो उस ट्रेंड को चेंज करना पड़ेगा। जो यूथ है ना, जो हमारा, मैं एक डाटा शेयर करता हूँ, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ना। 18,000 से ज़्यादा किन्नौर के बच्चे, 18,000 से ज़्यादा किन्नौर के बच्चे किन्नौर से बाहर पढ़ रहे हैं। 19,000 हमारे पास स्कूल वोटिंग होती है। इमेजिन करो, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन तो हमारा बाहर बैठा हुआ है, यूथ। अगर वो यूथ वापस अगर किन्नौर में लौट के आता है ना, एक उदाहरण के लिए, तो कितना बड़ा वोटिंग पॉपुलेशन हो जाता है, कितना बड़ा पॉपुलेशन हो जाता है। हमारे पास पीओ कॉलेज है, कितने बच्चे उसमें, कितने बच्चे, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं दिया है आपने। तो जब आपका जो बेसिक होता है, बेसिक क्या होता है? हेल्थ होना चाहिए, हेल्थ के माड़े हाल है, स्कूल्स है, उनकी बुरी परिस्थिति है। तो जब यहाँ पर आप वो इकोसिस्टम दे ही नहीं पा रहे, तो यहाँ के लोग कोई क्यों लेंगे? आप प्लांटेशन का प्रोसेस क्यों किया जाएगा? अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन बताऊं तो मैं 10th तक मैं केवी रिकांगपिओ में पढ़ा, +1 +2 के लिए मैं केवी जापकू चले गया शिमला, हायर एजुकेशन के लिए बैंगलोर, शिमला, पंजाब यूनिवर्सिटी। ये फैसिलिटीज़ क्यों नहीं मिल रही हमारे को यहाँ पे? ये प्लांटेशन का प्रोसेस हमने वहाँ पर किया पंचायत के साथ, क्लीन अप ड्राइव्स किए वहाँ पर शिमला जैसे शहरों में, पर हम यहाँ क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि यहाँ पर हम इकोसिस्टम में बिल्ड नहीं कर पा रहे, ना एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, ना पंचायत रिप्रेजेंटेटिव बॉडी या गवर्नमेंट लेवल पे। तो बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा कि फॉल्ट दोनों तरफ से, जी एक गैप है। जी जी। हमारा आदरणीय अतिथि जी का कहना है कि 18,000 से ज्यादा बच्चे बाहर है और काफी चीजों को इन्होंने यहाँ रखा। चलिए बुद्धा संत की भी राय जानते हैं, जुड़े हैं हमारे साथ। नमस्कार सर, आपका पुनः स्वागत है हमारे पेज में। नमस्कार सर। अच्छा, मैं दिख रहा हूँ सर अब? बिल्कुल आप दिख रहे सर। आपका हम बहुत आभार रहते हैं कि आप जब भी हम आपको बोलते तो आप जुड़ते जरूर है। नहीं सर, ये एक्चुअली हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा मंच है जहाँ पे हम अपनी बातों को रख पाते हैं आपके थ्रू। तो ये हम अपना एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं। तो आपके सारे व्यूवर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो जो आप विषय सर तेजी से बिगड़ रहे ग्लेशियर पर और चिंतित है, जिस प्रकार से सोनम वांगचुक ने अपने आवाज उठाई है और हम किन्नौर के प्रति चिंतित है। और हम वैसे तो हमारे को पूरे विश्व को लेकर चिंतित होना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि पहले अपना घर देखना जरूरी है। जब तक आप अपना घर नहीं देखेंगे तब दूसरों का देखना फायदा नहीं रहेगा। तो ऐसे कई चीजें आप इस पर थोड़ा कहना चाहेंगे विस्तार से कि इसका बहुत सारी चीजें हमने यहाँ समझा भी है। अगर पर्यावरण जो संतुलित नहीं हो रहा है तो इसके निवारण क्या क्या हो सकते हैं, किन किन परिस्थितियों में हम काम कर सकते हैं? स्वागत है आपका बुद्धा सर। जी बिल्कुल सर। वैसे तो हमारे साथी महेश ने बहुत डिटेल में बात रखी है, सारे टॉपिक्स को टच किया इन्होंने। तो बेसिकली अब ये जो अभी ग्लेशियर्स की बात हो रही है, पर्यावरण की बात हो रही है, तो ये एक हम देख रहे हैं कि एक ग्लोबल चैलेंज भी है। सारी दुनिया मतलब ग्लोबल वार्मिंग से लड़ रही है और कार्बन एमिशन रिड्यूस करने का सबका अपना एक टारगेट रहता है। चाहे वो अब स्थिति हमारे हिसाब से लगता है कहीं पे भी ये सिचुएशन इतना बड़ा बन रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी लद्दाख का है, वहाँ पे उनका संघर्ष चला, क्योंकि एकदम से मतलब उनको डर वही है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो टूरिज्म में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना मतलब बहुत बड़े मास लेवल पे वो हो रहा है। इस तरीके से उनको यही एक डर है। तो शेड्यूल 6 का उनका जो एक वो मांग कर रहे हैं, तो हमें भी अपने संघर्षों में यही सीख मिल रही है। जो हमारे अधिकार हैं, चाहे वो हिमाचल में हम ट्राइबल्स की बात हो, चाहे लद्दाख में यूटी लद्दाख की बात हो, या और भी हमारी जितने स्टेट्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि दोहन
हमारे जनजातीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है। चाहे हम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में देखें, माइनिंग के नाम पे बड़े-बड़े वहाँ पे प्रोजेक्ट्स काम करते हैं और कितना वो पर्यावरण को नुकसान होता है। और उस तरह अभी हम जो लड़ रहे हैं, बड़े-बड़े जो जल विद्युत परियोजनाएँ, जैसे पहले महेश ने भी कहा कि हज़ारों-हज़ारों पेड़ काटे जा रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम कार्बन एमिशन रिड्यूस करेंगे और इस तरीके की बहुत से स्कीम्स लाते हैं, वो पैसे भी बहुत खर्च करते हैं, पर बुनियादी अगर हम प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि वो ये वो इस तरह की प्रॉब्लम एकदम से, मतलब हम उसको ऐसे हैंडल, या हम सोचे कि मतलब एक साल में जैसे गवर्नमेंट बैठती है, मीटिंग्स करती है, या हमारे यहाँ पे प्रशासन में बैठे अधिकारी होते हैं, नेता होते हैं, सारी पॉलिसी एसी रूम में बैठ के तैयार किया जाता है। तो मुझे लगता है कि जब तक जमीन पे चीजों को ना समझा जाए तो वो फिर क्रिएट प्रॉब्लम सॉल्व होना आसान नहीं है। तो पर्यावरण सबसे बड़ा इशू है, और हर सेक्टर में हर चीज, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो हम इसमें ये देखते हैं कि कोई भी चीज हो तो वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। मतलब एक टारगेट सिर्फ रेवेन्यू जनरेट या सिर्फ पैसों के लिए चीजें होना, और हम ये कहें कि हम मतलब डेवलप, अभी जैसे हमारे को कहा जाता है कि वी आर डेवलपिंग कंट्रीज और हम आने वाले 40-50 साल बाद डेवलप हो जाएंगे, तो वो फिर वो डेवलपमेंट का मतलब क्या है? मतलब एक्चुअली हम क्या डेवलपमेंट चाहते हैं? मतलब अपने नदी नाले पेड़ सब खराब कर रहे हैं। मतलब आने वाला सिचुएशन हमारे जनरेशन को ऐसा मिले कि वो ढंग से सांस नहीं ले पाए, तो वो किस तरह का डेवलपमेंट, वो सोचने की जरूरत है। तो मुझे यही लगता है कि जब तक धरातल पे चीजों को ना समझा जाए तो ये प्रॉब्लम्स मेरे हिसाब से ये टस की मस बनी रहेगी। जी, बुद्धा सर, एक बहुत गंभीर विषय है। आपको इस बार लोसर में भी देखा है, बहुत अच्छा लगा। लोसर में आप विधि विधान से आप वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे थे। और बहुत सारे त्योहार है किन्नौर के अंदर में। लोसर से शुरुआत हो जाता है, फिर साजा आता है, फिर उसके बाद आप फिर जागरण आता है। ऐसे कई त्योहार चलते रहते हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर हमारे उन त्योहारों में हम अगर वृक्षों पौधारोपण का भी एक माहौल बनाया जाए त्योहार के बदले में, तो ये बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन लोसर से संबंधित ही आपके सामने रखना चाहूंगा। सुना है कि लोसर में अब कई जगह ऐसा है, अब तो काफी लोगों ने सजग भी हो गए, काफी लोग वो भी हो गए हैं। जो नया साल है लोसर धूमधाम से मनाते। जो शुर का पेड़ है, जो शुर, जो धूप माना जाता है, तो कई जगह प्रतिबंध भी है कि उसके टॉप को काटना, क्योंकि आप साइड को लाते हैं। तो कई पहले जो है उसके टॉपों को काटा जाता था, और टॉप को काटने से क्या है कि उसका ग्रोथ रुक जाता था और सूख रहे थे। तो हमें भी जो है इस प्रकार के आयोजन में हम ये नहीं बोले कि ये शुर नहीं लगाना चाहिए, हम ये नहीं बोले कि शुर को बिल्कुल ही खत्म करना चाहिए। आप लोसर में शुर का प्रयोग करते हैं तो उसके साइडों को लिया जाना चाहिए। लिपा में इस पर प्रतिबंध भी है, वहाँ जुर्माना लगा जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि शुर का पौधा आप पहले कम लोग यूज करते थे, अब हजारों लोग कंडे में जाके उसका जो है एक प्रकार से खत्म कर रहे हैं, शायद ऐसा है। तो आप इस पर थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, प्रतिबंध तो मतलब ये हाल ही में ऐसा हुआ है, पहले इस तरह का कोई वो नहीं था। तो एक्चुअली शुर आपने कहा कि लोसर, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसको लोसर पर्व में ही वो करते हैं। हम डेली रूटीन में हमारा जो जी जी। सुबह का जो होता है उसमें भी हम शुर यूज करते हैं पूजा पाठ में। जो दुवंग हम जो बोलते हैं, तो शुर तो हम तब भी यूज करते हैं। बट ये जो प्रतिबंध का है तो वो स्थानीय, जैसे आपने लिप्पा का कहा, अभी ऐसे असरंग में भी शुर बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि मिस यूज वो ज्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी हम देख ही रहे हैं, चाहे फॉर एग्जांपल हम लकड़ की बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हम जैसे सर्दियों के लिए अपना जब बर्फ पड़ने से पहले दिसंबर में सारे लकड़ तैयार रखते हैं, एक स्टोर करते हैं। तो उसमें भी आप देखते हैं कि पहले हमारे पास कुल्हाड़ी होता था, और जी। 3-4
अपने रिश्तेदार और एक दो लेबर हो, उस तरीके से लकड़ निकालते थे, एंड वो भी एक प्रॉपर था और सर्दी आराम से कट जाती थी। बट आज के डेट में आप देख रहे हैं कि लकड़ काटने किस तरीके से मशीन यूज होता है, और मतलब पेड़ कहीं जगह तो ऐसे हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अपने गांव के एग्जांपल दूं, यहाँ पे वेजिटेशन अच्छा है, जंगल अच्छा है जंगी में, तो लकड़ की ऐसी कमी नहीं है। फिर भी अब लोग हमारी सब में वो ऐसा नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर या अपने उसके लिए, मैं फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही बात करूं इसमें, तो अब हमारी जो नीड है वो इस तरीके से बनी है कि हमारे को अब पूरा ट्रक भी लकड़ निकाले तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो भी कम पड़ेगा। तो शायद प्रतिबंध अगर असरंग लिप्पा में हुआ है तो उस वही एक रीजन है, क्योंकि मिस यूज लोग अब उस चीज को ज्यादा कर रहे हैं। अदरवाइज जी इस तरीके से आपने कहा कि टॉप काटने से ग्रोथ वो होता है, शायद पहले भी उस तरीके से तो लोग निकालते थे शुरू, तो बट मुझे रीजन और लगता है लोग मिसयूज और जो नीड और एक ग्रीड हमारा बढ़ रहा है, धीरे धीरे लालच किसी भी चीज के लिए हमारी बढ़ती जा रही है, तो वो ज्यादा नुकसानदेह हो रही। जी बहुत खूब। चलिए अगर अशुर हमारा पवित्र पौधा है और अगर हम इसका टॉप यूज करते तो उसका बंद करें, प्रतिबंध टॉप के लिए है, साइडों के लिए नहीं है। हमारा तो ये नहीं करें क्योंकि तो हम धूप तो घर में चाहिए होता है, साइडों का यूज करें। तो चलिए हम महेश सर, बहुत सारे आयोजन हम घरों में करते हैं, कुछ निवारण हम आपसे चाहेंगे कि महेश जी जो पर्यावरण को संतुलन बनाने के लिए हमारे को क्या क्या जिम्मेदारी रहना चाहिए। जैसे घर में भी हम कूड़ा करकट का सही प्रकार से हम जो यूज नहीं करते और बहुत सारे बर्थडे मनाते, बहुत सारे तीज त्योहार होते हैं, तो क्या हम अपने जो तीज त्योहारों में जो कुछ कदम उठा सकते हैं पर्यावरण के प्रति? तो आप अपना विचार रखें सर। महेश जी। बिल्कुल। जो आपने अभी पॉइंट मेंशन किया ना कि फेस्टिवल के दौरान में प्लांटेशन करना चाहिए, मैंने भी इसको अपनी डायरी में लिखा है अभी, तो बहुत जी इंटरेस्टिंग और बड़ा क्रिएटिव लगा राम भाई, ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको इसके आइडिया के लिए। तो जी 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 मुझे हमको ये समझना होगा ना, मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ करना नहीं है सॉल्यूशन, कैसे करते हैं आप वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब बात वही ना कि आप खाना बना रहे तो कैसे बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ढंग से बनाओ, एक सिस्टमेटिकल तरीके से बनाओ, क्या कर रहे हैं। तो प्लांट तो लास्ट ईयर मुझे मालूम हुआ था कि 1000 पौधे लगाने की बात हुई थी। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, जिसने करवाया जिस ऑर्गेनाइजेशन ने। तो हर साल वो प्लांटेशन करते हैं, हजारों की संख्या में प्लांटेशन। तो मैंने ऐसे ही उनको पूछा कि लास्ट ईयर भी आपने प्लांटेशन किया? उन्होंने कहा जी हमने लास्ट ईयर भी प्लांटेशन किया। तो मैंने कहा उनको केयर टेक करते हैं आप? तो लोग ब्लैंक, जी कोई जवाब नहीं उनके पास। अब मैं मतलब बहुत मतलब मेरे ना, अब पता नहीं क्या बोलना नहीं चाहिए कि क्या करें, पर बड़ा दुख की बात है ये चीज। मैं गुस्सा बोलना चाहता था, गुस्से की बात है ये मेरे लिए कि 1000 पौधे का प्लांटेशन कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्लांटेशन कर रहा है, और वो 1000 पौधे उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक न्यूज़ी के पौधे को 4 साल तक पालता है। 4 साल तक पालने के लिए उसको एक फॉरेस्ट गार्ड रखा होगा, यहाँ पर उसको हर मंथ सैलरी देनी होगी, एक गार्डनर रखा होगा जो जी हर महीने उसको गार्डनिंग करेगा। आप आइडिया लगाओ, 4 साल तक एक प्लांट के लिए, प्लांटेशन के लिए आपने इतने लोगों को रखा हुआ है, और उसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट ले लेता है और प्लांटेशन कर देता है, प्लांटेशन के नाम पे करना है करके, पर उसके बाद की कहानी कौन जानता है? ये सवाल मैंने निचार, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा पॉपुलेशन उन्होंने निचार में डाला। मैंने लगा कितना सर्वाइव किया आप लोग, फिर उधर ही प्लांटेशन कर। उन्होंने लगा कि हम इस बार भी निचार जा रहे प्लांटेशन करने के लिए, वहीं पे प्लांटेशन करेंगे। तो क्यों वहीं पर प्लांटेशन करना है अपने? क्यों? क्योंकि पिछले बार जो 1000 पौधे डाले गए वो सारे मर गए, कोई सक्सेस रेट ही नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अपना सक्सेस, अपना डाटा बताता है कि मान लो अगर वो 100 पौधे डालते हैं ना न्यूज़े के, 10 सर्वाइव कर रहे हैं उसमें, वो भी फुल केयर करने पे। तो ये मतलब करना ठीक है, पर वो करेंगे कैसे? तो आपका आइडिया बहुत सही है कि प्लांटेशन करना चाहिए एक स्मॉल स्केल में। ये बहुत क्रिएटिव आइडिया है कि किसी एक पर्टिकुलर फेस्टिवल को हमको देखना चाहिए, और मान लो 10-20 प्लांटेशन, ऐसा नहीं कि किसी पंचायत बॉडी को दिया जाए या किसी क्लब को दिया जाए, मतलब कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे, मतलब एक कॉल हो कि पूरे किन्नौर से जो लोग आना चाहते हैं वो प्लांटेशन करेंगे, और उसके बाद का रख रखाव भी किया जाएगा। ऐसी बॉडीज फॉर्म हो यहाँ पर, ऐसे ट्रस्ट बिल्ड हो, ऐसे एनजीओ सामने आए। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल वेलफेयर एनजीओ किन्नौर के अंदर आए हैं। वो क्यों आए? क्योंकि लिए समस्या दिखी आवारा पशुओं की, तो साथी करके आया, फिलोजोइक्स करके आया, संगला एनिमल वेलफेयर किया रहा है। ये कहीं से पैदा नहीं हुआ, ये हमारे लोकल लोगों ने बनाया हुआ है।
तो प्रॉब्लम उनको समझ आई कि हाँ हमारा पशुओं की प्रॉब्लम है, अभी भी वो केयर टेक कर रहे हैं यहाँ पर। तो वैसे ही प्लांटेशन बड़ा गंभीर समस्या है यहाँ पर, उसको कैसे करना चाहिए वो एक सिस्टमेटिकल तरीके से होना चाहिए, वर्कशॉप्स होने चाहिए। जो मुझे समझ आता है कि अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं ना प्रॉपर तरीके से, उसको कैसा डाला जाए, उसको ट्रैक कैसे किया जाए। आज हम इतने इक्विप्ड हैं कि हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, ये शायद मैं पहली बार कर रहा हूँ पब्लिक पे। हम कैंप के प्लेटफॉर्म से वॉलंटियर कॉल करते हैं, कुछ भी वॉलंटियर यानी कि स्वेच्छा से जो हमारे साथ काम करना चाहता है। तो मैं यहाँ से कॉल भी दे रहा हूँ जो हमारे साथ स्वेच्छा से काम करना चाहिए। तो लास्ट ईयर हमने क्लीन अप ड्राइव किया था बौद्ध मंदिर के पास, जो वहाँ पर कूड़ा था। वॉलंटियर बुलाए हम, 17 वॉलंटियर्स पूरे सैराट के अलग अलग जगहों से आए और किन्नौर की भी अलग अलग जगहों से इकट्ठे हुए, और हमने क्लीन अप ड्राइव किया और जगह को सफाई किया। सॉल्यूशन नहीं दिखा, फिर भी हमने अपना पार्ट प्ले कर दिया। नेक्स्ट क्या प्लान, नेक्स्ट कैसा है? तो वो कूड़ा उठाना हमको सॉल्यूशन नहीं लगा। जब हमने कूड़ा उठाया तो हमको लगा कि शायद उस वेस्ट को हमको यूज करना चाहिए। अगर वो प्लास्टिक के बोतल जो मिलते हैं हम उससे कुछ बिल्ड कर पाते, एक सॉल्यूशन दे पाते, या उस पर्टिकुलर इलाके में जहाँ कूड़ा फेंका गया था वहां पर हम प्लांटेशन करते, या उधर उसको गार्डन बना देते, पार्क बना देते, तो लोग कूड़ा नहीं फेंकते। तो उस प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के आधार पे मान लो अगर कल दिन को प्लांटेशन का एक सिस्टम बिल्ड होता है तो उसको केयर टेकिंग किया जाए, इसमें लोग सामने आए। मैं एग्जांपल देता हूँ राम भाई, आपको किन्नौर टूरिज्म के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। सिर्फ किन्नौरों के साथ नहीं, बाहर के लोगों के साथ भी आप इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। आप टूरिस्ट को कॉल करो। ये मैं एक आइडिया शेयर कर रहा हूँ जो हम कर सकते हैं, और जो मेरे तमाम दोस्त टूरिज्म से जुड़े हैं वो इसको अपने आइडिया में ले सकते हैं। प्लांटेशन करो और गिव दैट प्लांट देयर नेम। मान लो मैं राम भाई को कॉल करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि हमने कल्पा में प्लांटेशन करना है, राम भाई मेरे साथ प्लांटेशन करने आएंगे। और अब मैं क्या करूंगा, उस पेड़ का नाम राम भगत रख दूंगा, उस पौधे का नाम। तो राम भाई को चिंता रहेगी कि मेरे नाम का एक पौधा कहीं लगा है उस पहाड़ में, और जी आप मुझे कॉल करके पूछोगे महेश भाई कैंप के अंदर हमने प्लांटेशन किया था और राम भगत नाम का जो पौधा है जिंदा है कि खत्म है। तो मुझे चिंता होगा, मैं देखने जाऊंगा उस पौधे को। क्यों? क्योंकि आप पूछने वाले हैं। सवाल नहीं पूछा जाता है तो प्रॉब्लम वहां आती है। क्यों? हॉस्पिटल में जब तक मेरे घर का कोई नहीं मरेगा ना तब तक मैं नहीं बोलूंगा। जब तक गाड़ी के नीचे स्लाइड में मेरे लोग नहीं मरेंगे ना तब तक हम नहीं बोलते। मतलब हम इतने फट्टू है अभी किन्नौर के अंदर। जब तक हमारी खुद की गाड़ियां नहीं दबेगी, या जब तक हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं आएगा ना, गले तक नहीं आएगा, तब तक नहीं बोलेंगे। अभी कांगो के अंदर पानी कितनी समस्या है, किराएदार बोलना शुरू कर दिया। लोकल नहीं बोलते, मकान मालिक बोलते सिर्फ। क्यों? क्योंकि उनके किराएदार उनको सवाल करते हैं कि हम आपको पे कर रहे हैं, अब पानी नहीं दे पा रहे हमारे को। जब सवाल किया जाता है ना तब आपको आंसर मिलता है बेसिकली। हम ऊपर से करके नहीं होगा। ये जो प्लांटेशन का एक प्रोसेस हम दोनों को बहुत अच्छा लगा, पर क्या जो ऑडियंस है उनको मजा आ रहा है सुन के? बोरिंग है, कौन करेगा प्लांटेशन यार, सिंपल सा बात है। एक न्यूज़े का पेड़ का बता रहा हूँ ना, 100 पौधे लगाओगे 10 बचेगा। 1000 बंदे चाहिए हमारे को 100 पौधे जिंदा रखने के लिए। तो वो तब होगा जब सवाल करने वाले होंगे। यहाँ पर सिंपल सा फंडा ऐसा है। ये बहुत खूब, बहुत बेहतरीन आपने यहाँ पर बताया। बुद्धा सर, आप आवाज आ रही है तो कैमरा और ऑडियो जी, आपके पास कोई ऐसा सुझाव है? नेगी साहब ने एक बहुत बेहतरीन सुझाव भी दिए यहाँ पर। आपके पास कोई ऐसा सुझाव है कि हम जो पर्यावरण के प्रति सजग भी रहें, और हम जैसे मेरा अपना एक सुझाव और भी था, जैसे हम बेटी को लाते हैं, बहू को बेटी को विदाई करते हैं, बहू को लाते हैं, तो या फिर बच्चे का घर में बड़े धूमधाम से हम केक काट रहे हैं लेकिन पौधे लगाते नहीं है। एनिवर्सरी आता है, हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, मुंडन आता है, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कहीं न कहीं हमारे को एक इसका एक रिवाज बनाना पड़ेगा, जो हमारे कल्चर के साथ इसको अटैच करना पड़ेगा। भई नहीं, हमें जो है इसको लाने ही करना है सजग। तो आपके पास कोई और अपना विकल्प जो है इसके प्रति हम कैसे हम और ज़्यादा इसको शाइनिंग में ला सकते हैं? जी सर, इसमें मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं अभी भी जो हमारा संघर्ष है, मैं फिर से उस बात को दोहराऊंगा, हम ये नहीं बोल रहे कि हमारा जो एक मेन मोटो है कि बैन हाइडल प्रोजेक्ट्स इन किन्नौर, बट हाइडल प्रोजेक्ट्स बैन क्यों करना है? हम इसीलिए हम ये चीजें परियोजनाएं बंद करना चाहते हैं क्योंकि हमारी जो पर्यावरण है, जो क्लाइमेट है, जो संस्कृति है वो बचे। तो असल में मकसद और लड़ाई हमारी वो है। तो इसमें मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी जैसे महेश ने भी कहा कि प्लांटेशन इस तरीके से अगर एक इनका अपना एक वो है तो वो सुझाव बहुत अच्छा है। बट मैंने एक चीज देखी थी, मैं एक बार हिमलोक जागृति मंच के साथ किन्नौर से उड़ीसा गया था।
तो वहां पे जो उन्होंने FRA के तहत कम्युनिटी राइट्स का जो उनको टाइटल मिल रहे थे, तो वो वहां पे उनका वो पैशन दिखा अपने जंगल के लिए, पर्यावरण के लिए, पेड़ों के लिए। तो आप जानकर हैरानी होगी, वहां पे थोड़ी सी मतलब गरीबी भी है, जो रूरल एरियाज हैं वहां पे। तो वहां पे एक चीज हमारे को एक बड़ा उनका एक तरह का वो संघर्ष दिखा उसमें, अपने पेड़ के लिए, अपने जंगल के लिए, अपने जल जंगल के लिए, सारी चीज। तो इतनी गरीबी होने के बावजूद भी वहां पे कुछ जंगली फल लगते हैं वहां जंगलों में, तो वो इवन उस फल को भी नहीं तोड़ते और मार्केट में बेचते भी नहीं है। और उनकी मेंटेलिटी इस लेवल पे है, तो वो मानते हैं कि अगर हम इस पेड़ से फल भी तोड़कर बेचकर खाएंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने माँ को बाजार में जाकर बेचने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि सॉल्यूशन कहीं ना कहीं हमारे को संविधान में संरक्षण बहुत है, क्योंकि आज के डेट में भी हम देखते हैं प्लांटेशन करती है गवर्नमेंट, करती है, फॉरेस्ट वाले अपने लेवल पे करते हैं। पर हमने एक स्टडी के अनुसार ये देखा है कि अगर 100 पेड़ अगर साल में प्लांटेशन हो रहे हैं तो वो मिनिमम 10 भी वो सरवाइव नहीं कर पा रहे, और इसमें कितने लाखों लाखों खर्च हो रहे हैं। और वो भी एक तरह का मजाक बना हुआ है आज की डेट में, आप हर जगह देख रहे होंगे। वो भी एक टेंडर सिस्टम है, कोई ठेकेदार मतलब उसको कोई ना उसको कुछ नॉलेज होता है कि कौन सा वो प्लांटेशन कर रहा है, किस तरीके से प्लांट। जैसे हम अगर सेब का बात करते हैं, जैसे हम सब बागवानी से जुड़े हैं, तो हमारे को सबको कंसर्न रहता है अगर हम रूट स्टॉक पे कर रहे हैं, सीडलिंग पे कर रहे हैं, तो किस तरीके से। तो वो क्यों है, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे महेश ने भी कहा कि पार्टिकुलर जब अपने पे बात नहीं आएगी तब तक कोई समझने को तैयार नहीं। उस तरीके से आप देख रहे हैं कि फॉरेस्ट वाले टेंडर लगाते हैं, कोई नेपाल से है, कोई कहाँ से है, यहाँ पे 6-7 लाख का टेंडर लगा है, एंड उसको ये रहता है कि मैंने जल्द से जल्द ये बस एक फॉर्मेलिटी बनी है कि बस पौधारोपण करना है, और उसके बाद कोई से नहीं है, ना उस पर कोई जवाबदेही किसी की सुनिश्चित होगी, वो सरवाइव कर रहा है कैसे, उसको देखना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे हमारी जो लड़ाई है, तो हमारे कई अभी भी लोगों को एक हमने देखा है संघर्ष में एक बड़ा अजीब सा मिसकंसेप्शन है कि वो बोलते हैं कि लोग बात करते हैं, चाहे मेरे क्षेत्र में हो चाहे किन्नौर में कहीं पे भी हो, तो परियोजनाएं नहीं रुकती है, कंपनी आती है। तो ये एक विडंबना है, जब तक हम अपने राइट्स को नहीं जानेंगे, हमारे संविधान में क्या अधिकार है वो नहीं जानेंगे। और जैसे मैंने कहा कि उड़ीसा के लोग अपने जल जमीन से कैसे जुड़े हैं, अब जब वो उस लेवल पे जब तक ऐसी मेंटालिटी नहीं बनेगी, सोच नहीं बनेगी, तो हम फिर सारी चीजों को हम इस तरीके से गवाते जाएंगे। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अभी लद्दाख का ही है, पर्यावरण बचाने की बात वो कर रहे हैं, बट किसके अंतर्गत? वो चाहते हैं कि वहां पे शेड्यूल 6 लागू हो, क्योंकि वो संवैधानिक एक संरक्षण है ना, इसीलिए वो मांग कर रहे हैं। हम ऑलरेडी शेड्यूल 5 में आते हैं, हम जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर ट्राइबल हम आदिवासी हैं, तो और शेड्यूल 5 के होने से कितने यहाँ पे हमारे को संवैधानिक संरक्षण है। चाहे अब पैसा कानून की हम बात कर रहे हैं, पंचायती राज एक्शन टू जो शेड्यूल एरिया, तो वो चीजें क्यों बनी है? ताकि हम जनजातीय लोग अपने जल जंगल जमीन की रक्षा करें। यहाँ के जिस तरीके के डेवलपमेंट के काम होंगे, कोई भी सरकार का किसी भी तरीके का यहाँ पे उनका डेवलपमेंट करने का तौर तरीका होगा, तो वो हमसे राय लिया जाएगा, हम हैं यहाँ के मालिक। तो इतने सारे पावर्स होने के बाकी ट्राइबल लॉ तो बहुत सारी चीजें हैं, चाहे अभी FRA की बात हो। आप मैं एक बड़े दुख के साथ ये आपके मन से कहना चाहूंगा, FRA में भी अभी भी हम देखो लोगों को इतनी मतलब नील नॉलेज है, कई मतलब मिनिमम कई लोग हैं ऐसे जो जैसे बोलते कि एक तालाब पूरा एक गन मछली पूरे तालाब को वो करता है, उस तरीके से वो कमेंट करते हैं कहीं पे कि ये जो बड़े बड़े जमींदार जो बैठे हैं वो डिसाइड करते हैं कार्य के तहत इंक्रोच लैंड को हड़पने के लिए। तो वो दिखता है कि लोगों को अभी तक बेसिक उसकी जानकारी नहीं है। और जब तक हम इस तरीके से एक
तरफ से तो संवैधानिक हमारे को संरक्षण है, अधिकार है, पूरी हमारी पावर है, बट हमारे मतलब उस चीज को ना जानने से मतलब तो कहीं ना कहीं अपने ही शक्तियों को हम कम कर रहे हैं। तो अब जी उसमें तो आप फॉर एग्जांपल देखिए ना, एफआरसी कमेटी पूरी बनी होती है, वो ग्राम सभा का अपना कमेटी होता है, वो पूरे ग्राम सभा बैठती है, अगर कोई अपना दावा पेश कर रहा है तो वो बताएगा कि ये जंगल है, जमीन है, जल है, तो वो डिसाइड करेंगे कि इसका ये हक बनता है कि नहीं। वो पार्टिकुलर कोई जमींदार नहीं तय करेगा कि मेरा ये इंक्रोच लैंड है एंड एफआरए के तहत वो सैंक्शन होगा। वो बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। तो इस तरीके से हमारे को मुझे लगता है कि अपने अधिकारों को जानना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जी फिर हम और सारी जो समस्याएं हैं उसको हम जड़ से खत्म करने में सक्षम होंगे, और हम ये कह पाएंगे, चाहे वो सरकार हो चाहे वो प्रशासन हो, हमारा जो भी हमारे क्षेत्र के अंदर जो भी गतिविधि होगी, चाहे अभी लद्दाख में टूरिज्म से उनको लॉन्ग टर्म में देखा है कि बहुत इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हजारों हजारों लोग वहां पे जा रहे हैं। तो टूरिज्म एक सेक्टर में सही है, बट एक साथ ही साथ वो पॉल्यूशन भी क्रिएट करेगा। तो वो चाहते हैं कि शेड्यूल 6 के अंदर संवैधानिक उनको संरक्षण मिले, और वो चाहते हैं कि वो प्लानिंग अपने हिसाब से हो। एक्चुअल में लड़ाई वही है। हमारे पास सारी शक्तियां होने के बावजूद भी हमारे लोगों में अभी भी वो सोच नहीं बन पा रही है कि हम इन चीजों को नहीं रोक सकते या यहाँ पे। तो वो मुझे लगता है कि शायद लोगों को अब जागरूक होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम जी अपने जंगल भी बचाएंगे, जल भी बचाएंगे, जमीन भी बचाएंगे, और मुझे लगता है कि वो धरातल पे फिर काम एक्टिविटी होना जब स्टार्ट होगा तो फिर जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग है, चाहे ग्लेशियर्स का पिघलना है, जैसे अभी हम देख ही रहे हैं हाल, मतलब खैर इस बार तो अब हिमपात अच्छी हुई है, पर उससे पहले एक लोगों में डर भी था इस तरह का सूखा रहा तो फिर बहुत आने वाला टाइम खराब रहेगा। तो मुझे लगता है कि जब तक हम जमीन पे अपनी राइट्स को नहीं जानेंगे, अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, तो फिर ये मतलब प्रॉब्लम हमारे हिसाब से, हमारे संघर्ष के हिसाब से, हमारे संघर्ष के सभी साथियों के हिसाब से ये कोई इतना बड़ा समस्या है नहीं। समस्या तब क्रिएट हो रहा है जब हम उस चीज को जड़ तक जान नहीं रहे हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो हमारे हिसाब से जब हम बोलते हैं, हम कमिटमेंट करते हैं कि हम ये परियोजनाएं रोकेंगे अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, क्योंकि वो फिर संरक्षण संविधान में हमें दिया गया है, इसीलिए हम वो कमिटमेंट कर रहे हैं। जी जी तो बिल्कुल। वो है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि हम यहाँ के मालिक हैं, हमें अधिकारों को जानना चाहिए, और बहुत सारी बातों को आपने रखा। और यहाँ पर प्रतिक्रिया आ रही थी काबिल कीर्ति ने की, उनकी प्रतिक्रिया को पढ़ते हैं। और इन्होंने कहा कि आपका सबसे पहले तो आपका आभार और आपको कोटि कोटि नमन। आप बहुत बेहतरीन किन्नौर के अंदर में काम करते हैं और हमारे को आपसे प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ कहते हैं कि सरकार को कहे या फिर खुद को बस समझ बनानी है, फर्क करना है डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। नोटिव एंड अपने अपने आसपास की जनता है, इसलिए हक हकूक और सुजेशन उससे लेने चाहिए। और लद्दाख का 6th शेड्यूल की मांग भी इसी पर आधारित है, और हमारा 5th शेड्यूल और टीएसी इन्होंने बात की है टीएसी के बारे में। चलिए सर, आपकी शब्दों में बहुत वो होता है, लोगों को समझने में एक वो पड़ता है। और हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हैं उनको पीओबी जाना है, जंगी से लाइव हो रहे हैं, तो उनको भी हम भेजना चाहेंगे। आदरणीय महेश जी जाते जाते पिछले आपसे जाते जाते एक शेयर करना चाहूंगा। 2 साल हम कोविड के अंदर रहे और भीतर हम रहे कोविड के इसमें, और आपने देखा कि कितना पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा जो है हरियाली, पूरा एक आसमान जहां पर धुंध होता था आसमान पूरा नीला दिख रहा था, और सब जो है सेंड कर रहे थे। हालांकि दिल्ली का जो प्रदूषण इतना है वो भी सुधार हो चुका था। और ऐसे में हमारा किन्नौर के उल्टा विपरीत रहा। वो विपरीत कैसा रहा कि हमारे किन्नौर में जितने भी घर में थे तो पहाड़ों की ओर चल पड़े, और पहाड़ों में उन्होंने पूरी गंदगी बिठा ली। ठीक है जी, तो इस पर मैंने एक लेख लिखा था। जब भी आप पेड़ों में पहाड़ों की ओर रुख करते हैं, आप फल वाले आप बीज को भी लेकर जाएं। आप कोई ऐसा मौसम है जरूर बीज को बोएं और लेकर आए। तो ये बड़ी गंभीर विषय है। हम अपने एरिया में जहाँ थे तो उल्टा गंदगी करके आते हम ही लोग।
जो छुट्टियां मनाने आए थे। आप जाते जाते कुछ और सुझाव और इन पर आप कुछ कहना चाहते तो उसके बाद हम आपको यहाँ से आपको अलविदा करेंगे, आपको पीओ पहुंचना है। सर स्वागत है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे जाना है ना, तो थोड़ा मैं ज़्यादा बात नहीं रख पाऊंगा यहाँ से, जी पर मैं जी चाहूँगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म में दोबारा जुड़ूँ मैं आपके साथ। तो जी क्लोजिंग जरूर। नोट के तौर पे मैं एक लाइन में समझना, मतलब समझना होगा, क्या फ़र्क पड़ता है आपको कि जो ऑडियंस सुन रही है या ऑडियंस जो नहीं सुन रही है या जो उसे सुनेगी ऑफलाइन मोड में जब ये दोबारा पब्लिश होगा, या वो लोग जो अभी इसको देख रहे हैं, क्या उन्हें फ़र्क पड़ता है? ये सवाल उनको अपने आप से करना होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन प्रपोज कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कौन हूँ सर सॉल्यूशन देने वाला? सिंपल सा है कि एक सिंपल सा बात अपने आप को समझना है। फ़र्क पड़ता है अगर कोई माँ बाप इस ऑनलाइन सेशन को देख रहे हैं जिनके बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं, क्या आपको फ़र्क पड़ता है कि उस सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है? क्या आपको फ़र्क पड़ता है अगर आपके बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर उनको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? क्या आपको वो लोग को फ़र्क पड़ता है उन बच्चों को, अगर ये लाइव वीडियो देख रहे हैं, जब उनकी दादी या उनके दादा यानी उनके तेते या अप्पी जब हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो उनको वहाँ पर व्हीलचेयर नहीं मिल पाता है बैठने के लिए? क्या आपको फ़र्क पड़ता है इन बातों से? आपको फ़र्क नहीं पड़ता शायद, तभी आप चुप हैं। जिस दिन फ़र्क पड़ेगा ना, उस दिन बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। नहीं तो अगर फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ऐसे लाइव अनगिनत लाइव सेशन कर लो, डज़न्ट इवन मैटर। नोबडी गिव्स अ शिट। फ़र्क पड़ना चाहिए। और बहुत बेसिक सा सवाल है ये, पहाड़ों को बचाना, नदी को बचाना, या इसको बचाना, उसको बचाना, वर्ल्ड वॉर हो रहा है, ये छोड़ दो ये सारा। बहुत बेसिक सा बात करो, एजुकेशन सिस्टम कैसी है? अपने गाँव के स्कूल में जाना कभी, जो लाइव देखेंगे या दोबारा लाइव देखेंगे इसको, चाहे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में, मैं चाहूँगा इस क्लिप को आप शेयर करें। समझो, अपने गाँव के स्कूल में जाओ, वहाँ देखो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, मूल निवासी कितने हैं वहाँ के, कितने सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। आपको सरकारी नौकरी चाहिए, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना है आपने। यहाँ पर आपको समझना होगा, आपको फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। आपका हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी है? हर तीसरा व्यक्ति रोता है कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में तो जूनियर डॉक्टर है यहाँ पर। जब आप बोलेंगे नहीं ना गुरुजी, तो बात कैसे होगा? जब आपने ये 4 लोगों के बीच में बात करना है, अभी मन में आप बोलेंगे, तो कैसे पता चलेगा इस बात को? आपको चीख के बोलना पड़ेगा ये बातों को। जो भी आपके पास सबसे बड़ा पेड़, उसमें जाके चीख के बोलो, बेटर एजुकेशन चाहिए, बेटर हेल्थ चाहिए। ये फ्री का बिजली नहीं चाहिए, सिंपल सा फंडा। लोग बोलते हैं ना फ्री का बिजली चाहिए। दिल्ली में फ्री की बिजली होती थी, पंजाब में फ्री की बिजली थी, किन्नौर में, हिमाचल में फ्री की बिजली है। सवाल ये ना, असली कीमत कौन तय कर रहा है? असली कीमत कौन पे कर रहा है? पूरे भारतवर्ष में ना, पूरे भारत में किन्नौर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है इस समय में। तो कितनों को फर्क पड़ता है इस बात से? हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग सेंस में, पर वो जो पैसा निकलना चाहिए, लाड़ा का अमाउंट है, वो निकलना चाहिए, क्यों नहीं निकल रहा है? वो कहाँ जाएगा जब वो निकलेगा? तो आपके संतंग में नहीं जाना चाहिए, सिंपल सा बात है। सारा लाड़ा का पैसा तो संतंग में डालते हैं आज के टाइम में। संतंग बना रहे जी, क्या कर रहे लाड़ा का? संतंग बना रहे, क्या करे लाड़ा संतंग? अरे भाई साहब, संतंग बने हुए, संतंग बनाओ, कौन मना कर रहा है आपको? आप उसके लिए बॉक्सिंग कोर्ट बनाओ, बॉक्सिंग रिंग्स बनाओ, इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम्स बनाओ। हमारे पास आइस स्केटिंग का अभी नाकों में चल रहा है, वो उससे पहले तो था नहीं। कल्पा में आपने आइस स्केटिंग का एक टूरिज्म के दृष्टिकोण से बनाया, फेल हो गया प्रोजेक्ट ही पूरा। पहला पड़ा है वहाँ पर, पिच बनाया क्रिकेट खेलने के लिए वहाँ पर। अभी इतना पैसा लगा यहाँ पर, किसी लोकल लोकल डाइटी से आपने जमीन लिया चौंडिके से, वो उनके प्रॉपर्टी में वो बन रहा है, पर वो प्रोजेक्ट फेल। क्या करना है उसका? कोई विजन ही नहीं है। वो ये ऐसे अनशंट काम होते रहेंगे यहाँ पर। अभी एक और प्रोजेक्ट, अब मैं एक और आपके लाइव दर्शकों से एक और चीज बताता हूँ। फर्क नहीं पड़ने से क्या होता है, कल्पा के अंदर एक सोलर पार्क बन रहा है। सेंस बनता है आपको? सोलर वहां पे पता नागेश की होता था। अगर आप उसको पार्क बनाते या उस नागेश से रिलेटेड कुछ फाउंटेन्स रिलेटेड कुछ बनाते जो सस्टेनेबल मॉडल पे होता, तो सक्सेस होता। अभी सोलर पार्क बन रहा है, 3 साल में बर्फ खत्म कर देगा सोलर पार्क। मैं चैलेंज करके बोलता है, कोई आइडिया नहीं है वहां पर। टूरिज्म बढ़िया लोगों को लग रहा है, कल्पा में भी लोगों को लग रहा है कि बहुत अच्छा टूरिज्म आएगा, आएगा कुछ समय के लिए, पर वो सोलर पार्क खत्म हो जाएगा, मेंटेनेंस नहीं होगा उसका। करोड़ों, 4 करोड़, 5 करोड़ लगा लेंगे। ये ऐसे अनशंट काम होते रहेंगे। नदियों में कूड़ा डाला जाएगा, जंगल काट दिए जाएंगे, आपके बच्चे पढ़े नहीं पढ़े फर्क नहीं होगा, नशे में चले जाएंगे। और दो बनने। एक और चीज बता देता हूँ, फर्क नहीं पड़ने से क्या होता है। अभी रिसेंटली हमारे को अंदर से इंफॉर्मेशन है, अंदर से यानी कि ऐसी सोर्सों से इंफॉर्मेशन आई। क्या हुआ, चिट्टे का बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है? चिट्टे की प्रॉब्लम है, तो सोलन में जो किन्नौर के बच्चे सोलन में बैठ रहे, जो नशा करते होंगे, सब नहीं करते, पर जो नशा करते हैं उनको वहां पर सिरिंज नहीं मिल रही, बोला सोलन में। वो बच्चे किन्नौर से आगे सिरिंज ले जा रहे डिस्पेंसरी से। तो यहाँ पर कई डिस्पेंसरीज है, वो जो पता नहीं कैसे उनको सिरिंज दे रही है। सोलन में जब मांगते तो उनको आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए डॉक्टर से,
यहाँ पर कुछ डिस्पेंसरी से दिया जा रहा है। अब बताओ, ये होते रहेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे लोग, बोल रहा हूँ ना, जब तक आपके परिवार के व्यक्ति को मौत नहीं आएगी ना, मेरे परिवार से कोई नहीं मरेगा, तब तक हमारे को फर्क नहीं पड़ता। ऐसा होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके उसमें पड़े या किसी और को पड़े, तो फर्क पड़ेगा ना जब, तब है असली चीज। तो इसी के साथ क्लोज करूंगा कि फर्क पड़ना चाहिए। जी ठीक जी है राम भाई, बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है अचो, मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन जो शब्द कहे हैं, अगर उस शब्द को अगर आप गहन विषय को करेंगे, अगर आप चिंतित करेंगे उस शब्द को, क्या फर्क पड़ता है स्कूलों में टीचर ना हो, क्या फर्क पड़ता है आपके हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर ना हो, क्या फर्क पड़ता है आपको जो है जैसे आपका संथंग होकर भी आप जो है लाड़ा का पैसे का उपयोग करते हो, नहीं, जब तक आपको फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक आप पर जो है आंच नहीं गिरेगी, तब तक आवाज नहीं उठेगी। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि आवाज उठाइए, हर किसी भी विषयों को जो भी आपके एरिया में दिखता है तो आवाज उठाइए। तो ये बहुत बेहतरीन है। तो चलिए सर, जाते जाते आप अपनी ओर से कुछ और कहना चाहेंगे जो इसमें आप ऐड करना चाहेंगे? माइक ऑन करें। बात बात मैं वही कहूंगा सर, प्रॉब्लम जब तक, जैसे महेश ने भी कहा, फर्क पड़ना चाहिए, हर इंडिविजुअल को फर्क पड़ना चाहिए अपनी सोसाइटी में क्या चीज हो रही है। तो वो सिर्फ ये ना रहे कि जब तक मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, मेरे घर का कुछ नहीं जा रहा, तो जब तक समाज की मेंटेलिटी इस तरीके से नहीं बदलती, तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्यूशन निकलना टफ है। और साथ ही साथ मैं ये कपिल कीर्ति अचो जी का जो उसमें मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा। एक तो इन्होंने टूरिज्म और सस्टेनेबल पे बात की, और शेड्यूल 6 जो लद्दाख का है, और टीएससी के बारे में बात। हाँ टीएससी भी उन्होंने कहा। टीएससी का खैर मुझे इनका वो नहीं पता कि इसके चुनाव किस तरीके से वो होता है। तो मांग हमारी भी रहेगी कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में हमारे यूथ आने वाले टाइम में दिखें, और जो ज्वलन मुद्दे हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के, तो उसको, मतलब ये सिर्फ ये पार्टीबाजी बन के ना कि अभी जो रूलिंग पार्टी है वही फिर मेंबर चुनेंगे उस तरीके से। तो हमारी भी इसमें कोशिश रहेगी कि कोई हमारा नया चेहरा हो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से, एक यूथ पढ़ा लिखा कोई युवा साथी उसमें शामिल हो, और वो हर मंच पे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा मंच है टीएससी के माध्यम से, तो हम चाहेंगे आने वाले टाइम में इस तरीके का कोई सॉल्यूशन निकले। और साथ ही साथ शेड्यूल 6 का मैं फिर से और एक बार दोहराना चाहूंगा। अब वहां पे लद्दाख में लोग अब संवैधानिक संरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, शेड्यूल 6 के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं अपने यूथ से, खासकर किन्नौर के आपके मंच से ये कहना चाहूंगा, जब हमारे पास इतनी शक्तियां हैं ऑलरेडी, हम शेड्यूल 5 के अंतर्गत आते हैं, हम हमें संविधान में कहा गया है कि हम मूल निवासी हैं इस देश के, मतलब तो बहुत बड़ा प्रोटेक्शन हमारे को संवैधानिक मिल चुका है। तो ये फिर से मैं कहूंगा कि प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम हमने क्रिएट कर रखा है। वो किस तरीके से, जब तक हम अपने राइट्स को नहीं जानेंगे, चाहे वो फिर पर्यावरण क्यों ना हो, ग्लोबल वार्मिंग क्यों ना हो, चाहे पेड़ों की बात क्यों ना हो, तो जब तक हम अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, तो फिर वो प्रशासनिक जो अधिकारी होंगे, चाहे सरकार की अपनी नीतियां होंगी, वो फिर वही है ना, वो ग्राउंड पे तो रियलिटी उनको एक्चुअल में नहीं पता कि वहाँ का पार्टिकुलर एरिया का क्या वहाँ प्रॉब्लम्स है ना। तो वो फिर एसी रूम पे ही डिसाइड होता रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि खासकर हमारे किन्नौर के यूथ अब अपने अधिकारों को जाने, और मेरा मानना है कि उसके बाद, जैसे महेश ने भी चीजें कही है, फर्क पड़ना चाहिए, और उसके बाद शायद सॉल्यूशन निकलता जाएगा। जी जी सर, 1 घंटे का एपिसोड, और आपने बहुत बेहतरीन, आपने अपने अधिकार और 5 शेड्यूल का जो अधिकार है और 6 शेड्यूल का अधिकार के बारे में भी आज जिक्र किया और बहुत सारी बातों को रखा। तो सर ऐसे ही हम और भी मुद्दा लेकर आएंगे, लेकिन मुद्दा नहीं है हम यहाँ पर पेज का चलाने का मतलब ये नहीं कि हमारा मकसद रहता है कि हमें खुद को परिपूर्ण होना पड़ेगा। हमारे कई प्रकार के तीज त्योहार में हमको अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा, और पर्यावरण के प्रति, घर में आपके कूड़ेदान के प्रति आप कहाँ कैसे यूज करते हो उसके बारे में, स्वच्छता पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए सर,
बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला था। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। यहाँ पर बहुत सारे सुझाव भी आए हैं, बहुत सारे प्रतिक्रिया भी आए हैं। मोहन जी कहते हैं कि आज तक जितने भी कहते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो क्रेट लगाती है उसके बदले में अगर पेड़ लगाते तो किन्नौर का नक्शा चेंज होता है। बहुत बहुत बेहतरीन। और यहाँ पर रमेश जी की प्रतिक्रिया है कि जिला किन्नौर में बीते 5 वर्षों में वन विभाग द्वारा कितने करोड़ों का प्लांटेशन किया था और क्या सच में लगे, ऐसी कोई डाटा बता सकते हैं जनता को? तो ये भी बहुत मायने रखता है। तो चलिए अगली बार हम ज़रूर जो रमेश जी को और बुद्धा जी से समझेंगे कि क्या कोई ऐसी डाटा है, जिस प्रकार से उन्होंने डाटा निकाला था कि 18,000 बच्चे बाहर रहते हैं, जो अब आउट ऑफ द बाहर पढ़ रहे हैं। ऐसी कई चीज़ें रमेश जी ने भी अपने इसमें रखा कि अच्छे गरीबों को अगर अच्छा शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा मिले तो आवाज़ उठाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये पेन लेते नहीं है, राजनीतिक चीज़ों को इन्होंने व्याख्यान किया। और बहुत सारे यहाँ पर नेगी अक्षय ताल जी जुड़े, इन्होंने काफ़ी प्लांटेशन के बारे में बात रखी। और उपेश नेगी जी जुड़े, और साहिल नेगी जी, राजेश नेगी ने सबके अपने विचार रखे, और सबकी बातों का जो है यहाँ पर अपना महत्व है। और हमारा भी मकसद है कि पर्यावरण के प्रति हम सबको सजग रहना है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। और आप सभी से हम ये निवेदन करते हैं कि हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें। आप हमारे एपिसोड में किसी विषय को लेकर चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जो बातों को रखना चाहते हैं, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, काफ़ी चीज़ों को बात करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। तो नमस्कार, शुभ रात्रि।